हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर आप कोशिश करोगे ना तो आप 90 प्लस नहीं, आप 95% भी सामाजिक विज्ञान में ला सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा मैराथन क्लास आप लोगों को देने वाला हूं कि आप लोग काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपका सिलेबस भी तैयार कराया जा रहा है। तो आप लोगों को 3 से 4 चैप्टर पढ़ा भी दिए गए हैं एक ही महीने में। एंड आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पहला चैप्टर भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना एंड संसाधन एवं विकास, ये चैप्टर नहीं देखे वो लोग लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, चारों चैप्टर का देख लेना, समझ लेना और आगे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले ये आपका टारगेट 90 प्लस है, आप लोगों को 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराएगा, क्योंकि ये मैंने 1 घंटे का मैराथन क्लास बनाया है। अब 1 घंटा बनाने में आप लोग समझ सकते हो मुझे कितना मेहनत लगा होगा। हमें 2 घंटे एडिटिंग करने में, 4 घंटा लिखने में एंड 2 घंटा इसे बनाने में। तो आप लोग सोच सकते हो मैंने कितना मेहनत किया है। तो इस मेहनत को आप लोग लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सभी लोग 20,000 लाइक तक इसे ले जाओ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो और आप लोग हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करो। मैं आपको मैराथन क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस एंड नोट्स सब कुछ फ्री प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री है, किसी के पैसे नहीं देने हैं। चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। टारगेट 90 प्लस 70 नंबर बिल्कुल पक्का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। तो अगले पेज से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो सर स्टार्ट कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो, सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे करें, फिलहाल आप लोग सामाजिक विज्ञान की जो है ना ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है एंड लघु उत्तरीय, अतिलघु, इन सबको ज्यादा सॉल्व करो। बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की। अगर आप इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो तो बुक को भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम लोग इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि आप लोग भी कहोगे सर बहुत है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिर चलो हम लोग शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग समझो, सब चैप्टर वाइज हैं, जितने सारे चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में से लिए गए हैं। हर एक चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस हों उतने, ठीक है। देखो पहला है वियना संधि, ठीक है, या फिर शांति संधि। शांति संधि हुई, वियना संधि भी कह सकते हो, वियना संधि हुई या वियना शांति संधि हुई। अब आपके पास बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सेम आएंगे क्वेश्चंस और 4 ऑप्शन रहेंगे। बट आपको मैं एक चीज बताते चलूं साथ में कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे इन सारे के उत्तर देने हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप कैसे इसका उत्तर दोगे। देखो सबसे पहले तो यहां आप लोगों को ब्लैक पेन से, ठीक है, लिख देना है। क्या ये ब्लैक पेन से, रुक जाओ, ठीक है। यहां आपके क्वेश्चन जैसे आ गए तो यहां आप फर्स्ट डाल दो, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और ऊपर जो आपका प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट हो या सेकंड हो जो हो, यहां आपको लिखना है वियना शांति। हैंड राइटिंग भाई आपकी जितनी अच्छी हो उतना ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर दिया जाएगा, ठीक है। संधि हुई, तो यहां आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, यहां डैश मार देना है। फिर इसका आंसर जो है वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे बोर्ड एग्जाम में रहेंगे और आपका पहला का है 1805 ईस्वी में, खा है 1815 ईस्वी में, गा है 1810 ईस्वी में एंड घा है 1830 ईस्वी में। मैं आपको सिलेबस भी पढ़ाऊंगा एंड इंपॉर्टेंट भी साथ में पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, आपका सिलेबस भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आपका जो सही उत्तर है वो है 1815 ईस्वी में। अब ये आपका सही उत्तर है, तो यहां आप लोग ब्लू पेन लो, ठीक है, और यहां उत्तर डाल दो, हेडिंग उत्तर। अब 4 ऑप्शंस में से ये आपका खा है और यहां आप फिर खा डाल दो, ओके। फिर आपका खा क्या है, खा है 1815 ईस्वी में। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं और फिर आपको यहां क्या करना है, ऐसे करके सही मार देना है। बस आपको फुल मार्क दिए जाएंगे जितने मार्क के आपके क्वेश्चंस हैं, ओके। कुछ इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ऐसे में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूं। पहला आपका ये है, ठीक है, वियना शांति संधि हुई 1815 ईस्वी में। अगला है फ्रेडरिक सारियू कौन था, का जर्मन दार्शनिक, ठीक है, खा है फ्रांसीसी दार्शनिक, गा है पुर्तगाली एंड घा है रूसी राजनीति।
तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा एंड आप लोग गेस कर लिया करो कौन सा सही हो सकता है आपका सही जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे जल्दी याद हो जाएगा। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है फ्रांसीसी चित्रकार। ओके, फ्रांसीसी चित्रकार थे। कौन थे? फ्रांसीसी चित्रकार। अगर कोई भी छोटी मोटी गलती होगा तो आप देख लेना, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बहुत सही से नोट्स बना के बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई आपको बहुत अच्छे से ऐसा नहीं समझाएगा जैसा मैं समझा रहा हूँ। तो आप लोग यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो वो कब शुरू किया था, ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन से पहला है ये तो आपका सन 1919 ईस्वी एंड खा है सन 1921 ईस्वी, गा है 1920 ईस्वी, घा है 1922 ईस्वी। तो आपका कौन सा सही हो सकता है ये आप लोग बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आप नहीं पढ़े होंगे, पता भी नहीं होगा, बट आप लोग समझ लो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसे समझ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ 100%। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 1920 ईस्वी। याद रखना कि महात्मा गांधी जी जो थे ना, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 ईस्वी में। छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखो, फिर आप टॉपर बन भी जाओगे, 95% 90% ले आओगे। बट अभी से जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा पढ़ो, इंपॉर्टेंट सॉल्व कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट सॉल्व करो, एंड मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ सिलेबस पढ़ो। ओके, अब यहाँ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए थे सैर करने, टहलने, घूमने, ठीक है, जिंदगी का मजा लेने। तो का 1914 ईस्वी, खा 1918 ईस्वी, गा 1915 ईस्वी, घा 1919 ईस्वी। देखो अब यहाँ आपका कौन सा सही आंसर हो सकता है वो तो आप लोग जान ही गए होंगे, ठीक है, काफ़ी इजी है। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ से? अफ्रीका से। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद कर लेना। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए ही फायदा है। यहाँ अगला रीडर पेस्ट की बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी? इन सबको पढ़ाया गया है, चैप्टर 3 में है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना में। तो यहाँ का एशिया में, खा अफ्रीका में, गा ऑस्ट्रेलिया में, घा अमेरिका में। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, कौन सा सही हो सकता है वो आप लोग गेस करो, फिर मैं आपको इसका सही आंसर जरूर बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका में। कहाँ फैला था रिडर पेस्ट नामक बीमारी? अफ्रीका में। 90% जानवरों की मृत्यु हो गई थी, 10% बचे थे, उसमें से भी कुछ 5% कब्जा कर लिए थे राजाओं ने, एंड 5% बचे थे। अब क्या हो वो सब मैंने पढ़ाया है, अब आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 6, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? मतलब जो महामंडी था उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सन 1919 ईस्वी में, एंड खा है 1929 ईस्वी में, गा है सन 1924 ईस्वी में, गा है सन 1934 ईस्वी में। अब इसमें से कौन सा सही हो सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, याद रखना, ठीक है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इजी हैं और आप लोगों को इजी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 7 है कि भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है, जैसे संसाधन क्या है? जैसे आप इसमें फसल उगाते हो, चलते हो, कूदते हो, खेलते हो, तो एक प्रकार का संसाधन आपके लिए काम आता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रकार से आपके लिए संसाधन है। तो का प्राकृतिक, खा सौर ऊर्जा निर्मित, गा मानव निर्मित। कोई नहीं, पहली बात तो मानव इसे बनाया नहीं है, एंड सौर ऊर्जा से इसे बनाया नहीं जा सकता। सौर ऊर्जा से क्या भूमि बनाया जा सकता है? नहीं। पहली बात इसमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। प्राकृतिक जो है ना, प्राकृतिक संसाधन है। कौन? भूमि। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए आंख प्राकृतिक है या नहीं, तो आंख प्राकृतिक की देन है। ओके, एंड प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। प्रश्न नंबर 8 है, यहां देखो, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। अब इतने आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है मिट्टी नहीं है। तो इसमें से कौन सी ऑप्शंस हैं जो मिट्टी नहीं है? तो भाई काली मिट्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, पीली मिट्टी का नाम सुना है, लेटराइट मिट्टी का नाम सुना है, तो किस मिट्टी का नाम नहीं सुना है? सीमेंट। कौन सी मिट्टी होती है? सीमेंट तो एक प्रकार का घर बनाने का सामान है।
तो ये आपका हो गया सीमेंट जो है ना एक प्रकार की मिट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे आपके काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सारी मिट्टियां हैं जिसे मैंने पढ़ाया है। बट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हों तो और भी अच्छी बात है। हाँ, पढ़ लो भाई, अभी आपके पास समय है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो आपका है वो किस प्रकार का संसाधन है, ये आपको बताना है। तो लौह अयस्क का आपके पास ऑप्शन है नवीकरणीय योग्य, खा जैव, गा प्रवाह, घा अनवीकरणीय योग्य। तो अब इसमें से आपका कौन सा सही हो सकता है, तो वो तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। तो जो आपका लौह अयस्क है वो आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। कौन सा है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ओके, समझ में आया? तो यहां आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा है? लौह अयस्क। अगला, श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति जो है ना संबंधित है का दुग्ध उत्पादन से, खा कृषि उत्पादन से, गा चाय उत्पादन से, घा मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ श्वेत मतलब सफेद, क्रांति और सफेद इसमें से क्या होता है? कृषि सफेद होती है, चाय सफेद होता है, मत्स्य उत्पादन सफेद होता है, कुछ नहीं होता। दूध जो होता है वो सफेद रंग का होता है, इसलिए आप लोग सीधा टिक मारो दुग्ध उत्पादन पर। किस पर? दुग्ध उत्पादन पर। समझ में आया ना? तो श्वेत क्रांति संबंधित किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 है, देखो यहां निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? इसमें से आपको बताना है कौन सी खरीफ फसल है। का चना, खा कपास, गा है एंड धान एंड घा, इसे आप बी है तो इसे खा मान लेना, वो तो मैंने लिख दिया। सी है तो सी आप लोग क्या मानोगे? गा। ये खा है एंड ये गा है, ठीक है। वी एंड सी, वी मतलब खा एंड सी मतलब घा, तो इसी को सही मार लो। दोनों है, कपास एंड धान दोनों है, ठीक है। तो यहां से आपके 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी इजी हैं। अगर आप लोगों ने समझा होगा तो बहुत ज्यादा इजी है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? जो हेमेटाइट है वो किस खनिज का अयस्क है? का लौह, खा जस्ता, गा मैग्नीज, घा कोयला। तो हेमेटाइट जो है वो किस खनिज का अयस्क है? तो वो आप लोग जानते होंगे हेमेटाइट। देखो हेमेटाइट जो है ना वो आपका लौह खनिज का अयस्क है। किस खनिज का अयस्क है? लौह खनिज का अयस्क है, याद रखना। छोटा छोटा क्वेश्चन हैं, आपको याद रखना पड़ेगा और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे आपको मैं क्यों बताऊंगा जब इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 13, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? का कोयला, खा लोहा, गा जस्ता, घा तांबा। तो आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा भी गया है। झरिया जो है प्रसिद्ध है, तो वो आप लोग याद रखना, झरिया जो है ना वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, याद रखोगे ना स्टूडेंट? आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। अगला, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1947 ईस्वी में, एंड खा है सन 1953 ईस्वी में, गा है 1958 ईस्वी में, घा है 1962 ईस्वी में। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है कब किया गया। वायु परिवहन याद रखना। तो यहाँ आपका कौन सा सही आंसर हो सकता है, तो वो आप लोग बताओ। तो इसका सही आंसर होगा 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। ओके, 1953 ईस्वी में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट बॉक्स हमेशा चेक करता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ बहुत सारे लोगों का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सत्ता की साझेदारी की कितने कारण बताए गए हैं? सत्ता के साझेदारी जो है ना इसके कितने कारण बताए गए हैं? का 2, खा 4, गा 5, घा 6, यानी कि 2, 4, 5, 6 कौन सा सही है? 2 या 4 या 5 या 6? चलो फिर आप लोग जल्दी से बताओ। वैसे तो आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि नहीं पढ़े हैं, बट मैं पढ़ाऊंगा तो समझ जाओगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़े प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको फुल चैप्टर्स इन वन वीडियो, फुल चैप्टर इन वन वीडियो पढ़ाने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर है 2।
सत्ता की साझेदारी के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। ठीक है, याद रखना, सत्ता के साझेदारी के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलें। चलो फिर अगला क्वेश्चन, ब्रुसेल्स राजधानी है का वियतनाम की, खा बेल्जियम की, गा नेपाल की, घा श्रीलंका की। तो कौन सा सही आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है बेल्जियम, बेल्जियम की। ओके, बेल्जियम याद रखना। कौन सा है? बेल्जियम की। अगला है प्रश्न नंबर 17, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं पता है? राज्य कितने राज्य हैं? अब भाई मुझे जो है ना वो तो मिला है बुक में, वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं 28 से बोल रहा है, 100 लोग कहते हैं 29 है, बट मुझे जो मिला है वो आपका करेक्ट है 28 राज्य। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड जल्दी जल्दी सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको और सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी दिए जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 18, सन 1968 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए? ओलंपिक खेल हुआ था 1968 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? का लंदन, खा बेरूत एंड गा मैक्सिको में एंड घा पेरिस। तो कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है गा मैक्सिको में। ओके, समझ में आ गया? तो ये आपका सही आंसर है। एंड 19 नंबर है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन हैं आपके, 4 राज्य हैं इंडिया के, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो ये आपके 4 ऑप्शन है और इसमें आपको बताना है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, सर्वाधिक है, जहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है। तो वो आपका राज्य है राजस्थान। देखो एक ट्रिक है, राज से राज्य, राज से राजस्थान, याद रखना। यहां से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो और आपको याद हो सकता है, राज्य एंड राजस्थान। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में आता है, विनिर्माण क्षेत्र में आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या ये सभी? कौन सा सही है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीयक, द्वितीयक। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफ्यूजन हो तो आप उसे क्लियर कर लेना। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी सन 1994, खा है 1 जनवरी सन 1995, गा है 1 जनवरी सन 1996, घा है 1 जनवरी सन 2000। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी सन 1995। ठीक है, समझ में आया? 1 जनवरी सन 1995 करेक्ट आंसर है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखो, वर्तमान में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने उपभोक्ता संगठन हैं? का 689 से अधिक, खा 700 से अधिक, गा 500 से अधिक, घा 603 से अधिक। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर है? तो वो है 700 से अधिक, याद रखना। ठीक है, अब भाई इतने सारे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव 22 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अगर आप इतना सॉल्व कर लोगे तो आपका कई सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, बस आप लोग थोड़े दिन रुके रहो, ये वीडियो भी आने वाला है, अभी आपका क्लियर करते हैं। देखो, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन है? कर्णधार कौन है और एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? मतलब जर्मनी का एकीकरण हुआ था और जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? ठीक है, मतलब एकीकरण का सबसे मुख्य व्यक्ति कौन था और एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो जर्मनी का सम्राट भी एकीकरण के बाद घोषित किया गया था।
बट किससे घोषित किया गया था ये अभी मैं बताने वाला हूँ। उत्तर समझ लो। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। कौन था? यहाँ आप लोग पॉइंट नोट कर लेना। जो जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था। ठीक है, तो अगर आप लोग शॉर्टकट में कहना चाहते हो तो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार था। ओके, तो यहाँ आपको कर्णधार समझ में आ गया। अब एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किससे घोषित किया गया? तो एकीकरण के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। प्रसा का राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब बताओ एकीकरण का कर्णधार कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। एंड एकीकरण के बाद सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें आपके 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं और ये आपका ऑब्जेक्टिव एंड आपके छोटे क्वेश्चन अति लघु में पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा और इसमें किसका गुणगान किया गया है? एक वंदे मातरम गीत है, सभी ने सुना होगा, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, एंड वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा और इसमें किसका गुणगान किया गया है? तो वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि ने लिखा। ओके, एंड इसमें भारत माता का गुणगान किया गया। ओके, तो यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे ये पॉइंट में। ओके, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अटपटा लिखा हुआ है लेकिन सही है। ओके, इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है, भारत माता का। ठीक है, आप यहाँ नाम याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, अगला देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्या था? रेशम मार्ग या सिल्क रूट आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। और क्या था ये तो आप लोगों को पता होगा, बट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ नाम है रेशम मार्ग या इंग्लिश में इसे कहते हैं सिल्क रूट। ओके, सिल्क रूट। अब देखो भाई, रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्या था? रेशम मार्ग आधुनिक काल से पहले संसार के दूर दूर स्थित भागों के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्क का माध्यम था। मतलब जो रेशम मार्ग था वो मतलब आधुनिक काल से पहले, जो आधुनिक काल था उससे पहले की बात है। संसार जिससे एक दूसरे में स्थित थे, तो एक दूसरे संसार के दूर दूर स्थित, जो बहुत दूर दूर स्थित थे, उनके भागों के मध्य व्यापारिक मतलब व्यापार किया जाता था उन रास्तों से। एंड सांस्कृतिक संबंध संपर्क का माध्यम था। और सांस्कृतिक जैसे एक दूसरे से मिलना है, कुछ काम है या फिर कोई व्यापार करना है, तो वो एक साधन था, एक प्रकार का रास्ता है, रास्ता मार्ग यानी कि रूट है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, नोट कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट जरूर बना लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करो। जो भूमि क्षरण है उनके 2 कारण का उल्लेख करना है। तो भूमि क्षरण के 2 कारण का उल्लेख करना है तो आप समझ जाओ, मिट्टी का कटाव भूक्षरण के उत्तरदायी प्रमुख कारण है। जो मिट्टी का कटाव है, मिट्टी का जैसे कटाव हो जाए, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे भूमि क्षरण की बात की गई है, अगर मिट्टी कहीं से भी भूमि से कट जाए तो वहाँ इसका मतलब भूमि क्षरण हुआ, अर्थात मिट्टी गायब हो गई, और मिट्टी गायब हुआ अर्थात भूमि का क्षरण हो गया, भूमि की नष्ट हो गई, भूमि का विनाश हो गया। ठीक है, तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट मूसलाधार वर्षा। अगर आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से वर्षा होती है ना, अगर बहुत तेज़ी से वर्षा की जाए तो वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ मतलब भूमि का जो मिट्टी है वो भाग अलग जाने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं खेतों की सिंचाई की जाती है और पाइप के द्वारा पानी को ले जाया जाता है और कहीं रख दिया जाए तो वहाँ वो इतनी तेज़ी से आती है कि वहाँ बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, क्योंकि पानी गिरता है तो उसका मतलब वेग से वहाँ ज़्यादा मतलब मिट्टी हट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मूसलाधार वर्षा से भी भूमि का कटाव होता है या भूमि क्षरण होता है। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। देखो प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उनका विनाश हो रहा है। ऐसे में अगर वो विनाश हो रहा है तो ये भी भूमि क्षरण का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अगर विनाश हो रहा है, कोई चीज़ गिरता है तो डायरेक्ट भूमि पर गिरता है। ऐसे में जो वनस्पतियाँ थीं वो कुछ रोकती थीं एंड बहुत सारी चीज़ें थीं जो प्राकृतिक वनस्पति से हमें मिलती थीं और भूमि का क्षरण भी रुकता था, ऑक्सीजन भी मिलते थे, हमारे लिए लाभदायक भी था, वातावरण स्वच्छ रहता था।
ऐसे में ये दो बहुत प्रमुख कारण हैं, भूमि क्षरण के दो कारण हैं ये दोनों, ठीक है। और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग नोट जरूर कर लेना और अपने बोर्ड एग्जाम में यही आएगा आगे चलकर, ठीक है। मैं अभी से आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, चादरी भूक्षरण किसे कहते हैं? जो चादरी भूक्षरण होता है वो क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा भूमि क्षरण एंड ये है चादरी भूक्षरण, ठीक है। अभी तक केवल भूक्षरण पढ़ा था, भूमि क्षरण। अब पढ़ो चादरी भूक्षरण क्या है। देखो समझना, जब पवन अथवा जल द्वारा भूमि की ऊपरी कोमल सतह काट कर उड़ा दी जाती है। जैसे जब पवन जो है हवा अथवा जल द्वारा, हवा चले अथवा जल जब भूमि की ऊपरी कोमल सतह काटकर उड़ा दी जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा तेजी से जब आंधी आता है तो जो भूमि का मिट्टी है वो ऑटोमेटिक उड़ने लगता है, या पानी अगर तेजी से बह रहा है तो वहाँ क्या होता है ना कि भूमि की जो ऊपरी सतह होती है कोमल होती है और वो ऑटोमेटिक वहाँ से मिट्टी गायब होने लगती है। तो इसी का अभी और देखो, अथवा बहा दी जाती है अथवा बहने लगता है तो उसे समतल अथवा चादरी भूक्षरण कहते हैं। तो उसे समतल भूक्षरण अथवा चादरी भूक्षरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बराबर में लेवल में ऐसे मिट्टी गायब होती है बराबर में, इसीलिए इसे समतल भूक्षरण कहते हैं या फिर चादरी भूक्षरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसे भी नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत में कहवा कितनी प्रजातियां हैं? भारत में कहवा की कितनी प्रजातियां हैं? कहवा नाम सुना होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा एंड खाया भी होगा, बट अभी हम लोग देखेंगे। पहला, भारत में कहवा की 2 प्रजातियां हैं। कहवा की 2 प्रजातियां हैं। नंबर फर्स्ट अरेबिका कॉफ़ी एंड कॉफ़ी है, ठीक है, रोबस्टा कॉफ़ी, ठीक है। तो ये दोनों इनकी प्रजातियां हैं। दोनों प्रजातियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेना, नोट कर लो, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ओके। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें। ये आपको कहवा की 2 प्रजातियां समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीजें आ सकती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लो, थोड़ा सा इधर कर दें। देखो, प्रधानमंत्री लिखो, यहां मंत्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण सड़क परियोजना ग्रामीण सड़कों के विकास की योजना है, एक योजना है। जैसे ग्रामीण जो गांव की सड़क हैं उनके विकास की योजना है। जैसे गांव में सड़क नहीं है, कच्ची मिट्टियां पड़ी हुई हैं, तो उसको बनवाया जाए, वही एक कहते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क परियोजना ग्रामीण सड़कों के लिए एक विकास की योजना है। इस सड़क परियोजना के तहत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना चाहिए। जैसे कोई शहर है और उस गांव से दूर है तो उस शहर को इस गांव से पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पानी यानी कि वर्षा हो, मतलब पानी अगर बरस रहा है, रेन हो रहा है, तो वहाँ यानी कि कच्ची मिट्टियाँ बनी हुई हैं, जब गाड़ी चलाओ तो वो स्लिप खा रही हैं, ऐसा नहीं, उसको सीधा पक्की से जोड़ो। और पक्की से अगर जोड़ दिया जाए तो काफ़ी बेटर रहता है, वो सड़क काफ़ी बेटर रहता है और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ चलने में। तो यहाँ आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ये भी नागरिक शास्त्र का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो, लोकतंत्र आपने नाम सुना होगा, लोकतंत्र, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है ये तो आपको पता नहीं, नाम तो आपने सुन लिया, तो समझ लो लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र जो है ना एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता से निहित होती है, जिसमें जो शासन की सर्वोच्च शक्ति, सबसे उच्च शक्ति जनता से निहित होती है, जनता से जुड़ी होती है, तथा वह प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में भाग लेती है, ठीक है। तथा वो प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन, जैसे प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, शासन में भाग लेते हैं,
ओके, तो यहाँ लोकतंत्र का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। अगर आपसे कोई पूछे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र का क्या शासन है, तो ये आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला नहीं है, इजी है। तो नोट कर लो, अगर बोर्ड एग्जाम में 90+ अचीव करना है तो 90% लाना है, ठीक है, और आगे चल के टॉप करना है 10th में भी, क्योंकि मैं आपको भरोसा गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF नोट्स एंड सिलेबस के साथ सब कुछ चलाया जाएगा, आप लोग डोंट वरी, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 90, 95, 92, 93%, क्योंकि ये सारे एक नॉर्मल परसेंटेज हो गए हैं। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, या औसत आय क्या होता है, ठीक है। तो देखो, प्रति व्यक्ति आय होता है प्रति व्यक्ति का आय, ठीक है, एक एक व्यक्तियों का आय। जैसे यहां समझो क्वेश्चन का आंसर है प्रति व्यक्ति का अर्थ है औसत, औसत प्रति व्यक्ति, या फिर आप यहां प्रति व्यक्ति का अर्थ है या फिर औसत प्रति व्यक्ति। इस प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश में एक लेखा वर्ष में समस्त लोगों की औसत आय से है, ठीक है। चाहे आपको प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय, एक को कहना है, ठीक है। जैसे औसत, यहाँ प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है औसत प्रति व्यक्ति, इस प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है, जो औसत प्रति व्यक्ति है, इस प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि किसी देश में, कोई देश है, एक लेखा वर्ष में समस्त लोगों की औसत आय से है, मतलब पूरे जनता है ना, तो उनके एक वर्ष कि समस्त लोगों की जैसे औसत आय से है, ठीक है, एक वर्ष पूरा। तो ये आपको समझ में आ गया प्रति व्यक्ति आय, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ भाई आप इसे नोट कर लो, इसे अचीव करने के लिए। ओके, अब भाई चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। देखो, नवीकरण साधन क्या है। नवीकरण और नवीकरण मैंने दोनों पढ़ाया था, बट आपने देखा होगा वीडियोज तो जानते होंगे, वरना आप लोग नहीं देखे होंगे तो नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। तो देखो, जो नवीकरणीय शासन है वो क्या है, ये आप लोग समझना चाहते हो, ठीक है। तो चलो फिर समझ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ देखो, नवीकरणीय शासन किसे कहते हैं। उत्तर, नवीकरणीय साधन वे साधन हैं, जो नवीकरणीय साधन हैं वे साधन हैं जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, जिसकी पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, और इनका हम अति उपयोग भी कर सकते हैं। मतलब अगर खत्म हो जाए तो उसकी पूर्ति पुनः प्राकृत कर देता है, और इसका उपयोग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप जान जाओगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका उपयोग हमें करना पड़ेगा, तभी हम जीवित रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, मिट्टी एंड जल। अगर जल ना हो और मिट्टी ना हो तो संसार में कुछ संभव नहीं है। मिट्टी से आप मिट्टी पर ही रहते हो, मिट्टी पर ही पलते हो। मिट्टी से क्या क्या बनती है तो आप लोग जानते नहीं होंगे। मिट्टी से, बल्कि पेड़ पौधे मिट्टी से ही लगते हैं। अगर जहाँ मिट्टी ना हो ना, सीमेंट में लगा के देखो, लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो ऐसे में मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है, ठीक है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखो 11 नंबर, मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी, बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती, ऐसे फल होते हैं जो मौसम के अनुसार होते हैं, कि ठंडी, या फिर जैसे ठंडी का समय आया तो ये लगेगा, गर्मी का समय है तो ये, बरसात का समय है तो ये। अब इसी प्रकार से बेरोजगार, यानी कि बेरोजगारी भी मौसम के अनुसार होती है, कि जैसे कोई मतलब रोजगार है वो भी अब मौसम के अनुसार होता है। जैसे देखो, यह बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। मतलब वो सोचते हैं मिल जाए, लेकिन उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ही बेरोजगार रहते हैं। साल के कुछ महीनों में वे बेरोजगार रहते हैं, वे लोग बेरोजगार रहते हैं, उनके पास कोई, मतलब बेरोजगार रहते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। ये आपको समझना है, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा। जैसे अगर 12 महीने हैं तो 12 महीने में वो 4 महीने काम किए और 8 महीने खाली हैं, एंड अगर 6 महीने काम किए तो 6 महीने खाली हैं। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ 1-2 महीना 4 महीना खाली ही रहते हैं। पूरा साल उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता, साल के कुछ महीने उनके बिना रोजगार के ही रहते हैं, ठीक है, यानी कि बेरोजगार रहते हैं। ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मौसमी बेरोजगार भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई है, क्या जरूरत है, अभी आपको समझ में आएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई है ये आप लोगों को समझ में आएगा तुरंत। जो सदस्य हैं देश के बीच व्यापार के लिए ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है। जैसे जो सदस्य देश हैं, जो सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सदस्य देश के बीच व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है। जैसे अमेरिका है, इंडिया है, इन दोनों के समस्त दोनों हैं, तो ये दोनों के बीच अगर व्यापार के लिए इसी की स्थापना की गई है विश्व व्यापार संगठन की। अगर ये स्थापना की गई है तो इससे आसानी से एक दूसरे में व्यापार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है। तो यहां से आपको समझ में आ गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई है, तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? जो उदारीकरण है इससे क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो उदारीकरण आप समझो, उदारीकरण होता है, उदारीकरण से तात्पर्य है कि अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों को हटाकर अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाना है। जैसे उदारवादी कार्य से कोई अनावश्यक व्यापार है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उन प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। जैसे कोई अनावश्यक व्यापार है तो उन्हें हटा दिया जाए और कोई आवश्यक अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाया जाए और कोई आवश्यक व्यापार वाला चीज़ लगाया जाए। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे हटा दो, क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो हमें क्या फ़ायदा उससे। तो ऐसे में उसे हटाकर कोई मतलब अर्थव्यवस्था को उपयोगी बनाने के लिए उसे लगाया जाए, ठीक है। तो ये है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखो, यहाँ कोपरा क्या है, यह कब शुरू हुआ? कोपरा नाम सुना है कि नहीं? कोबरा नहीं, कोबरा तो दूसरा होता है, कोपरा। कोपरा क्या है देखो समझना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जो ये अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ओके, किसके नाम से प्रसिद्ध है? कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है और यह सन 1986 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1986 में, ठीक है। और किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। भारत में एक कोपरा लगाया गया है, कोपरा कानून समझ लो, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये अधिनियम, ठीक है, कोपरा। ओके, समझ में आ गया। तो कोपरा भी आप नोट कर लो क्या है, कब शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कोपरा कब शुरू किया गया, 1988, 1987, 1986, 1995, तो आप टिक मार देना 1986। तो प्रश्न नंबर 15 है कि अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है? जो अल्पसंख्यक वर्ग है इसका क्या अर्थ है? देखो, अल्पसंख्यक वर्ग जो है ना उसका आपको मैं अर्थ बताता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग उन वर्गों का कहा जाता है जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से कम हो। अल्पसंख्यक वर्ग जैसे किसी देश की जनसंख्या है 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़, ओके, तो 2 करोड़ का आधा 1 करोड़। अब 1 करोड़ का आधा जैसे 90 लाख, ठीक है, 90 लाख। जैसे लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्ग उन वर्गों को कहा जाता है जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से कम हो। तो 2 करोड़ जनसंख्या है और उसका आधा 1 करोड़ और उससे भी कम 90 लाख, ठीक है, ये होता है अल्पसंख्यक। समझ में आ गया ना? अल्पसंख्यक कोई दिक्कत नहीं है था, कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूं। देखो, मैं इसलिए इसका नोट्स बना लिया है कि आप लोगों को यार जल्दी समझ में आ जाए, आप कम समय में ज़्यादा समझ जाओ। आप इसे अगर मैं लिखता साथ में ना तो 2 घंटे लगते और इसी चीज़ को मैं 20 मिनट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में आपका समय बचेगा और आप नोट भी बना लोगे और साथ में आप तैयारी जल्दी कर लोगे, ठीक है। और आपको मैं जल्दी से जल्दी तैयार करने वाला हूं 90% अचीव करने के लिए, क्योंकि आपको वीडियोस देखना है, वीडियोस को लाइक करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि क्या है? तो देखो, जब कृषि कार्य एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल के क्षेत्र में किया जाए तो उसे हम लोग रोपण कृषि। जैसे लिखा हुआ है, जब
क्या लिखा हुआ है, जब कृषि कार्य एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल क्षेत्र में किया जाए तो उसे रोपण कृषि, जैसे गन्ना है या फिर गेहूं है तो बड़े क्षेत्र में गेहूं बो दिया जाए बड़े क्षेत्र में तो उसे रोपण कृषि कहते हैं, या फिर केवल गन्ना ही बड़े क्षेत्र में बो दिया जाए तो उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। तो रोपण कृषि किससे कहा जाता है, जब कृषि कार्य एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने आया हूं, आपकी दिक्कत दूर करने आया हूं, आपको 90% अचीव कराने के लिए आया हूं। क्योंकि ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो 100% आप मोटिवेशन रहोगे, हमेशा मोटिवेट रहोगे, आपको डिमोटिवेट कोई नहीं कर पाएगा। आप 100% 90+ लाओगे अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे। फुल मैं आपको मोटिवेट वीडियो भी लाऊंगा, काफी अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ की एक फसल का नाम एवं उनके बोने का समय लिखिए। जो खरीफ फसलें होती हैं उनका एक फसल का नाम है चावल। जैसे खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है, चावल है, याद रखना खरीफ फसल कौन सा है, चावल है। और वर्षा ऋतु में आरंभ चावल बोने का उचित समय होता है, जैसे इस टाइम है, इस टाइम चावल बोया जाता है। एंड वर्षा ऋतु भी चल रही है, पानी बरस रहा है बाहर, ठीक है, एंड चावल भी लग चुका है। तो खरीफ की प्रमुख फसल चावल है एंड वर्षा ऋतु का आरंभ चावल बोने का उचित समय है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। ये आओ भैया 18 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास से क्या तात्पर्य है। तो मानव विकास का अर्थ है कि एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके। मतलब मानव जीवन का अर्थ है एक व्यक्ति है कोई, जैसे यहाँ एक व्यक्ति है श्याम, ये अपनी अर्निंग ऐसा कर रहा है कि वह अपनी प्रतिभा अपनी सृजनात्मक के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इसका मतलब ये विकास कर रहा है, ठीक है। तो ये हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले आ जाओ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड काफी भयानक था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में काफी सारे मतलब वीडियोज भी बनाए गए हैं, 3D में बनाए गए हैं, पिक्चर टाइप का बनाया गया है एंड टॉपिक्स भी पढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में आपको कई सारे मॉडल में मिल जाएंगे क्योंकि ये काफी फेमस था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये क्या है। तो रॉलेट एक्ट एक कानून था, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था, एक कानून था, ठीक है। और रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में पंजाब का नाम सुना होगा, पंजाब के अमृतसर जिले, यानी कि पंजाब जो आपका एक स्टेट है और उसका जिला था अमृतसर, ठीक है। अमृतसर की जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी, बहुत ज्यादा क्रोधित थी। क्या थी, बहुत ज्यादा वो क्रोधित थी। क्यों, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में एक ऐसा कानून था जो इसी के विरोध में, जैसे कोई ऐसा कानून लगा दिया जाए कि किसान अब खेती नहीं कर पाएंगे, तो भाई ये एक खराब कानून है एंड अब ऐसे में सभी जनता उसका विरोध करेंगी। तो इसी प्रकार से रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब की जितनी भी जनताएं थी, पंजाब के अमृतसर जिले की जितनी भी जनताएं थी, बहुत ज्यादा क्रोधित थी। और सैनिक शासन जो था ना, जैसे सैनिकों का शासन होता है, हर एक सैनिक जो है उनका शासन एक आदमी करता है, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी का कोच होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर के हाथ में था, मतलब जनरल डायर को दिया गया था। जनरल डायर याद रखना, ठीक है। तो जनरल डायर को दिया गया था, किसको दिया गया था, जनरल डायल को दिया गया था। एंड 12 अप्रैल 1919, ये आप 1919 याद रखना, ठीक है, मानचित्र में पूछा जाता है। 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो सार्वजनिक सभा आयोजित किया गया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब सार्वजनिक सभा जो थी होती थी, इकट्ठा होती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन जिनकी पूरी जानकारी जनता को बिल्कुल नहीं पता था, जैसे जो जनता थी वहां की पूरी जनता को इसकी जानकारी नहीं पता था कि मतलब 1919 12 अप्रैल को सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसकी जानकारी जनता को बिल्कुल भी नहीं थी। अब ऐसे में जनता को जानकारी ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था, तो क्या हुआ कि अगर देखो यहाँ प्रतिबंध लगाया गया था कि यहाँ सभा नहीं इकट्ठा होगा, बट जब जनता को पता नहीं था तो ऐसे में वो तो कर सकते हैं ना, वो सभा इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था।
तो आओ फिर आगे देखते हैं क्या होता है। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। अब एक त्योहार भी था, इसी दिन त्योहार था, तो इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। मतलब एक सार्वजनिक सभा के आयोजन का प्रतिबंध भी लगा था, और उसी दिन एक बैसाखी का त्योहार था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार था। अब भाई सभी जनता सोच रहे थे अगर इकट्ठा होकर हम लोग इसे मनाते एक मेले के टाइप का तो काफी अच्छा रहता। तो इसी का विरोध करने के लिए, इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, मतलब इस नीति जो ये नीति अपनाई थी सरकार, इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। लेकिन इस पर रोक था, फिर भी वहां विरोध करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए। अब ऐसे में जनरल डायर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि इसको मैंने कहा था कि ना लगाओ, सार्वजनिक सभा इकट्ठा मत करो, लेकिन आप लोग कर दिए, अर्थात सरकार का विरोध कर ही दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, तभी जनरल डायर 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर बाग में एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। मतलब जहां इकट्ठा हुए थे यहां उस टाइप का ऐसे बना हुआ था, और यहां एक दरवाजा था। अब इस दरवाजा एक ही दरवाजा था, अब इस दरवाजे को भी बंद करा दिया गया, अर्थात सभी जनता को इकट्ठा कर लिया गया। एक मतलब घर टाइप का था, बाउंड्री टाइप का, उसी के अंदर थी सभी जनताएं। बट उसमें जो जनरल डायर था वो 200 देसी थे एंड 50 गोरे सिपाही थे, मतलब जो विदेशी थे, ऐसे में आप कह सकते हो विदेशी लोग थे। वो क्या किया कि बाग में एक ही मात्र दरवाजा था, उसको भी रोक लिया, मतलब उसको बंद कर दिया, और वहां सिपाही खड़े हो गए। और निहत्थे जनता को ये तो नहीं पता था कि मतलब इतना बड़ा घटना हो जाएगा, तो निहत्थे जनता पर गोली का बौछार 10 मिनट तक किया। मतलब भाई 10 मिनट तक जो निहत्थे जनता थे उन पर गोलियों का बौछार कर दिया गया। अब 10 मिनट तक अगर गोलियों का बौछार किया जाए तो कितनी भी जनताएं हो ना, सभी को लग सकती है, कोई ऐसा बच गया हो जो किस्मतदार हो। तो ऐसे में 10 मिनट तक गोलियों का बौछार किया गया। जो निहत्थे जनता थे, न उसके पास बंदूकें थी, न लाठी थे, ना कुछ और सामान थे, कुछ नहीं थे, वो निहत्थे थे। ऐसे में वो सोच रहे थे ये नहीं हो सकता जैसा यहाँ किया गया है कि 10 मिनट तक हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी। ये किसी भी जनता को नहीं सोचा था और किसी भी जनता को नहीं पता था। ऐसे में हजारों लोग तो मारे गए। सबसे पहले जितने लोग में थे हजारों लोग तो मारे गए, हजार 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, हजार लोग मारे गए, और असंख्य लोग घायल हो गए, और असंख्य जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, असंख्य लोग घायल हो गए। अब भाई इसी बड़ी घटना को ना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको कहानी के रूप में समझ में आ गया होगा, एंड काफी ज्यादा इजी है। अगर आप एक कहानी की तरह समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 2-4 नाम याद रखो, रॉबर्ट एक्ट, पंजाब के अमृतसर, जनरल डायर, बैसाखी का त्योहार, 12 अप्रैल 1919, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखो, एंड आपको हर एक चीज समझ में आ ही जाएगा। तो भाई आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आप जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आप संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में आपको इसे भी पढ़ना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, वरना बाद में मत कहिएगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हर एक टॉपिक पढ़ा दें, वो चाहे इंपॉर्टेंट हो और चाहे जो हो। तो ऐसे में आपको हर एक टॉपिक समझना चाहिए। तो भाई आप लोग क्या करो ना, चलो फिर देख ही लेते हैं। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 वर्गों में विभाजित हो गया। 19वीं सदी के मध्य की बात है, इटली कितने वर्गों में विभाजित हो गया? 7 वर्गों में विभाजित हो गया। अब इटली अगर 7 वर्गों में विभाजित हो ही गया तो इसका मतलब इसका एकीकरण हो गया। तो इटली का एकीकरण कैसे है, एक एक पॉइंट को स्टार के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला स्टार यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि 1830 के दशक में, कब की बात है? 1830 के दशक में जोसेफ मेंजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। मतलब यहां एक नाम है जोसेफ मेंजनी चाचा का सॉरी,
इन्होंने जो एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण करने के लिए प्रयास किया। मतलब ये भी सोच रहे थे भाई इटली का एकीकरण हो जाता तो अच्छा रहता। तो ऐसे में ये जोसेफ मेंजनी जी ने प्रयास कर ही दिया और इनका प्रयास सफल हुआ। अब देखो आप यहाँ सन जरूर याद कर लेना, 1830 ईस्वी के दशक की बात है, ठीक है। तो इतना याद रखो, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो मेहनत करके पढ़ो, वरना फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो फिर नंबर कमाएंगे, अगर 90% से कमाए ना तो मुझे संतोष नहीं है। ओके, तो अगला देखो पॉइंट, देखो दूसरा है मेंजनी, काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव किया। मतलब वो तो प्रयास किए थे, बट प्रयास करने में जैसे किसी कंपनी को खोला जाता है तो प्रयास किया उन्होंने खोलने का, लेकिन खोल तो दिया, लेकिन उसमें कर्मचारी मतलब काम करने वाले भी चाहिए, लेकिन ये काम करने वाले नहीं रहे। जैसे 3 लोगों ने मिलकर यूट्यूब का प्रारंभ किया था, उसी प्रकार से ये 3 लोग मिलकर इटली के एकीकरण का प्रारंभ किया। मेंजनी, काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव किया। तो ये 3 लोग मिलकर इटली का एकीकरण संभव किए थे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। ओके, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? आप लोग नोट कर लो कि 1861 ईस्वी में, 1861 की बात है। इसमें सन ज़्यादा याद करने पड़ते हैं समाज विज्ञान में, इसीलिए आप लोगों को हार्ड लगता होगा, लेकिन ये सन आप लोग थोड़ा याद कर लेना। सन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा लिख देते हो ना तो अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन नहीं याद है तो मत लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है। 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला पॉइंट पे आ जाओ यार। अगला पॉइंट है 1859 में सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया पीडमांट, ठीक है, पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ओके, ऑस्ट्रिया को किसको पराजित किया? ये ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ओके, एंड अगला है इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भाग लिए। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में बहुत सारे सैनिक भाग भी लिए, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट है, 6 पॉइंट लगभग 5-6 पॉइंट, तो इनको आप याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। इनसे आप बनाकर काफ़ी अच्छा लिख भी सकते हो। ओके, इनसे आप और भी लंबा बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद हैं, जैसे आपका निबंध होता है, ऐसे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग और लघु उत्तरीय, अगर आपको उसके कुछ पॉइंट्स याद हैं तो आप उसे लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे आप यहाँ दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, मेंजनी, काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर एकीकरण मतलब इटली का एकीकरण संभव किया। अब क्या जरूरी है कि आप इतना शॉर्टकट में लिखो जितना मैंने लिखा है? इतना जरूरी नहीं है ना। यहां आप लिख सकते हो मेंजनी, काबूर और गैरीबाल्डी ने मिलकर कठिन परिश्रम करके और इटली के एकीकरण करने के लिए प्रयास किया, और बाद में मेंजनी, काबूर और गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव भी किया। ऐसे आप थोड़ा लॉन्ग भी लिख सकते हो, 2-4 लाइन में लिख सकते हो। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा समझ में आ गया हो ना तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही आपको समझ में आएंगे और टॉपिक्स को आप थोड़ा लॉन्ग बनाते चलिए, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग बना लोगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बना रहे तो इतना बड़ा बहुत है। तो चलो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक है खूनी रविवार की घटना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए IMP है, तो याद रखना। देखो क्लास 10th वाले, देखो खूनी रविवार की घटना की बात क्यों की गई? अगर ये मंगलवार को हुआ होता तो खूनी मंगलवार की घटना होती, लेकिन खाओ तो रविवार को हो गया था। देखो वर्ष 1905 की बात है, वर्ष 1905 ईस्वी को रविवार के दिन पादरी गायपान के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जार के, जैसे मजदूरों का जुलूस जो था, मतलब मजदूर थे, कई सारे मजदूर इकट्ठा थे और उनका जुलूस, ठीक है, जार के विंटर पैलेस के समक्ष पहुंचा। जैसे रास्ते में इनका घर था, मतलब जार का विंटर पैलेस था, वहां पहुंचे, ठीक है, समक्ष पहुंचे। जैसे जो जार पादरी गायपान थे ना, उनके नेतृत्व में जो मजदूर थे, मजदूर अपना जुलूस निकाले, बट जुलूस तो निकाले तो वो आगे बढ़े तो रास्ते में एक घर पड़ता है जो कि विंटर पैलेस पड़ा, वो जार का था। तो जार के विंटर पैलेस के समक्ष पहुंचे, तब कोसेक्स
एवं पुलिस द्वारा मजदूरों पर आक्रमण कर दिया गया। मतलब उनके विंटर पैलेस के पास पहुंचे, आई होप कि मतलब झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उनके मतलब तो कोसक्स एवं जो पुलिस था उनके द्वारा जो मजदूर का जुलूस था उस पर आक्रमण कर दिया गया। मतलब आक्रमण करने का अर्थ है उनको मारने का प्रयास किया गया। उनको बहुत सारे लोग उसमें मर भी गए, ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए, क्योंकि जुलूस में काफ़ी लंबी लाइन होती है, किसकी, मजदूरों की। अब मजदूर को क्या पता कि हमें रास्ते में विंटर पैलेस के समझ पहुंचूंगा तो ऐसे आक्रमण हो जाएगा, ये सब नहीं पता था। तो ऐसे में आक्रमण कर दिया गया और क्या हुआ कि इस घटना में बहुत सारे मजदूर मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। मतलब मजदूरों को ही मरना होता है हर एक चीज़ में, चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे ये हो, चाहे खूनी रविवार की घटना, हर एक मजदूर को ही मरना पड़ता है। अगर घर पर हों तो मजदूर परेशान हो जाएं काम करते करते, और बाहर जाएं तो वहाँ मार डाले जाएं। ऐसे में मजदूरों को बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, मतलब मजदूर मारे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इस घटना में बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। अब सोचो जिसके 4-5 बच्चे हैं और उनकी पत्नी है और वो मर जाएं तो ऐसे में उसका घर कैसे चलेगा, वो पत्नी जो है वो कैसे काम करके इन सारे बच्चों को पालेगी, सोचो। अब ऐसे में यार काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है। अब तुम उसको क्यों, इतने सारे मजदूर थे, उन्होंने जुलूस निकाला, उन पर आप आक्रमण कर दिए, तो ऐसे में गलत बात है। लेकिन अब पहले की जनता, पहले के लोग, पहले के राजा क्या पता था, मजदूर मारे गए तथा बहुत सारे घायल भी हो गए। मतलब बहुत सारे घायल भी हो गए। अब ऐसे में घायल तो होंगे ही, उसमें भी बाद में मर भी गए होंगे। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार की घटना कहते हैं। इतिहास में इसी घटना को लिखा गया है खूनी रविवार की घटना, इसी घटना को। तो ये है खूनी रविवार की घटना, ठीक है। काफ़ी इजी था, अगर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी है। ओके, तो अब भाई आप लोग करो क्या, अगर ये सारे क्वेश्चंस, ये जितने मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात बताना यार, आप लोग एक बात बताइएगा हमारे स्टूडेंट को। सबसे पहले आप बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ये भी बता दो। एंड आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आपको बताना ही है। एंड आप लोग दिल से यार बताइए कि आप लोग लाइक कर दिया करो, ठीक है। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लिया करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और आवश्यक सूचना जब मैं भेजता हूं तो उसके मैं कमेंट जरूर चेक करता हूं, उसमें मैं देखता हूं बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हर एक स्टूडेंट किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, कैसे वो पढ़ने की सोच रहे हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें, सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ें, ये सारे कमेंट करो जिसमें आपको दिक्कत हो। क्योंकि ये जो है ना आवश्यक सूचना, इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ऐसे में आप लोग कमेंट कर दिया करो, ये आवश्यक सूचना है। अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली वीडियो भी जाएगी, मतलब आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो वो वाला वीडियो जाएगा कि आप लोग कमेंट करो, उस वीडियो पर, उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा, वो रहेगा प्रॉब्लम वीडियो। तो ऐसे में आप सभी के लिए न्यू चीज़ लाई जाएंगी, न्यू PDF, न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू आपका लेसन चालू स्टार्ट किया जाएगा। तो सब कुछ स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, अभी आपका सिलेबस भी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा और सब कुछ आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो भाई ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।